नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। जो मैंने आपसे कहा था वो अब कई जगह से कंफर्म होने लग गया है। बार बार वही बात अब दोहराई जाने लगी है और अब मेरा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया है कि ये कोरोना अब दोबारा थर्ड वेव तो नहीं आएगी, ये धीरे धीरे जाने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये होगा, अब किसने ये भविष्यवाणी की है, उस आदमी की अहमियत कम से कम इस कोरोना वायरस के इलाज और वैक्सीन के क्षेत्र में कितनी है, ये भी आप जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। स्क्रीन पे आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं। ये सज्जन कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़े कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। और बहुत बड़े इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे एम्स के ये डायरेक्टर हैं, डॉक्टर हैं और कम्युनिटी मेडिसिन के धुरंधर हैं। 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं। और जो कोरोना वैक्सीन है, ख़ास तौर पे कोवैक्सीन के जो निर्माण हो रहा था, उसका जो टेस्ट चल रहा था, उस टीम का वो हिस्सा थे। और कोवैक्सीन बनाने वाली इस पूरी की पूरी प्रोसेस को उन्होंने, इन्वेस्टिगेटर का काम होता है एकदम नज़र रखना और उसकी पड़ताल करना और देखते रहना कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे डेवलप हो रही है, सही जगह जा रही जाँच की नहीं जा रही है। बहुत बड़े विद्वान हैं, असंख्य लेख इनके विज्ञान पत्रिकाओं में पूरी दुनिया में छप चुके हैं। और कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जिसके डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया रोज़ टीवी पे आते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं। आपको मैं सिर्फ इतना एक कंपैरिजन करना नहीं चाहिए दो डॉक्टर्स का, लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो हैं वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो फेफड़ों के विशेषज्ञ हैं और ये कम्युनिटी मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। उसी एम्स के हैं, बेहद सीनियर डॉक्टर हैं। ये CDC जो है अमेरिका का, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, उसके प्रोजेक्ट पे भी काम कर चुके हैं। और डॉक्टर संजय राय का जो कहना है वो ये है कि जिन जगहों पे भारत में लोगों को कोरोना हो चुका है, उन जगहों पे टीकाकरण करने की ज़रूरत नहीं है, टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है उन जगहों पे जहाँ पे। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए नहीं है कि आप अपने आप टीका लगाना नहीं लगाना का फैसला मत करना। ये जानकारी एक पब्लिक डिस्कोर्स के लिए है, सरकार तक पहुँचे उसके लिए है, लोग इस पर मंथन करें इसके लिए है, चिकित्सा जगत इस पर मंथन करे इसके लिए है। इसके लिए नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दें कि वैक्सीन लेनी है नहीं लेनी है, छोड़नी है लगानी है। ये सब फैसला आपको इसके आधार पे नहीं करना है। तो उनका कहना ये है कि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं नेचुरल तरीके से, वो फूल प्रूफ होती हैं। कोई भी टीका उतनी अच्छी एंटीबॉडीज़ नहीं दे सकता। और जो मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो 9 महीने तक रहती हैं। उनका कहना यह है कि 70% जिन जगहों पे लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका, जिन इलाकों में, वहाँ पे टीकाकरण नहीं करना चाहिए, उन इलाकों को छोड़ देना चाहिए। और जहाँ 10% या 20% से कम केसेस आए हैं, उन जगहों पे एग्रेसिवली टीकाकरण करना चाहिए। ये डॉक्टर संजय राय की ओपिनियन है, एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है, उनके अपने विचार हैं जो वाइडली मीडिया में प्रकाशित हुए हैं। मैं आप जब बात कर रहा हूँ लगातार देख रहे होंगे वो कटिंग्स जिनमें ये खबर छपी है। जो संजय राय ने कहा है यही मैंने 8 मई को कहा था। 8 मई को मेरा जो एपिसोड था इस चैनल पे नहीं, नॉकिंग न्यूज़ पे था। और उसमें मैंने कहा था कि थर्ड फेज़ कोरोना की अब नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है मैंने बताया था कि जितनी रफ्तार से आप टीका लगा रहे हैं उससे 10 गुनी रफ्तार से नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज़ बन रही हैं और लोगों के अंदर कुदरती प्रोटेक्शन आता जा रहा है। 26 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं 1 महीने में। और आपने टीका कितना लगाया? 4 करोड़ टीके। 26 करोड़ लोग कुदरती टीका लग रहा है। अब इसको संक्रमित होने को आप ऐसे मत मानिए कि कोई विपदा आ गई
उसमें से कुछ लोग ही फंसते हैं ना, बाकी को तो कुदरती टीका लग रहा है ना, बाकी सब लोगों को अपने आप हर्ड इम्यूनिटी आ गई। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से ये वैज्ञानिक समाज के लोग कोरोना होने से हर्ड इम्यूनिटी वाली बात ज़रा कम बोल रहे हैं, टीके से हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने वाली बातें ज़्यादा की जा रही हैं। तो आपने 4 करोड़ टीके लगाए और 26 करोड़ लोगों को बीमारी हो गई, तो भैया कब तक दौड़ते रहोगे? ये तो जितने लोगों को आप टीके लगाओगे उससे ज़्यादा को बीमारी हो रही, जब तक आप टीके लगाओगे उससे तो बहुत पहले पूरा देश हर्ड इम्यूनिटी में आ चुका होगा। ये सत्य तो आपको समझना पड़ेगा, ये तथ्य आपको समझना पड़ेगा। जो मैंने 8 मई को कहा था उसके भी हफ्ते 10, 15, 20 दिन बाद एक और रिपोर्ट आती है। वो आती है कहाँ से? वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस से आती है। उस रिपोर्ट में तो डॉक्टरों ने और ज़्यादा आगे बढ़ के ये भी कहा कि जो इम्यूनिटी आपके अंदर आती है वो कभी भी नहीं जाती है, वो हमेशा के लिए रह जाती है। एंटीबॉडीज़ जो आपके ब्लड में पाए जाते हैं वो आपके चले जाते हैं, लेकिन वो जाके बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में बैठ जाती हैं कुछ ऐसी सेल जो दोबारा आपको अगर इन्फेक्शन आएगा तो झट से बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बना देती हैं और वो आपको सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने रीढ़ की हड्डी के, अस्थि मज्जा की जांच करके उन सेल्स को देखा जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के, मेरा जो कल का एपिसोड था इसी पे था। तो आप ये देखिए कि जो अभी निचोड़ निकला वो ये निकला कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो रही है। इस बार जो बहुत तेज़ी से वायरस आया था, जो बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन हुआ था, इस बार का जो म्यूटेंट था उसके प्रसार की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। उसने ये काम बहुत आसान कर दिया कि कम्युनिटी को कहीं ना कहीं जाके वो उसने इम्यून किया। काश हमारे देश का हेल्थ सिस्टम बेहतर होता, हमारे पास में इलाज करने के लिए ज़्यादा अच्छे अस्पताल होते, हमारे पास में वेंटिलेटर्स होते, हमारे पास में पर्याप्त ऑक्सीजन होती, तो ये जो डेथ हुई हैं इस बार इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती। बहुत सारे लोग घर में ही इलाज का इंतज़ार करते रहे क्योंकि उनको कहीं से कोई इलाज नहीं मिल रहा था। लोगों ने ऑक्सीजन लंगर लगा लगा के गुरुद्वारों में ऑक्सीजन दी है, ये आप जानते हैं। तो सरकार को अब क्या करना चाहिए, इस पे भी डॉक्टर संजय राय ने बड़ी अच्छी सलाह दी है। कैसे मालूम पड़ेगा कि किस इलाके में 70% हो गए? वो कह रहे हैं सीरो सर्वे करिए आप। सीरो सर्वे जो केसेस आ रहे हैं उनकी स्टडी करके उसका गणितीय अनुमान लगा के कंप्यूटर के ज़रिए ये पता लगाते हैं कि इस इलाके में कितने प्रतिशत लोगों को इन्फेक्शन फैल गया होगा। कल मैंने गणित बताया था, 8 तारीख के वीडियो में भी बताया था कि कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है कि एक आदमी कितने लोगों को बीमारी लगा रहा है तो उसने कितनों को पहुँचाई होगी। तो एक अनुमान लगाया जाता है जो आमतौर पर अभी तक सीरो सर्वे के जो अनुमान है वो सही पाए गए हैं। तो वो कहते हैं सीरो सर्वे से आप पता करिए कि कहाँ पर 70% लोग इम्यून हो चुके हैं, कहाँ पे 70% लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है या वो कोरोना के संपर्क में आ चुके हैं, और उन इलाकों को आप छोड़ दीजिए क्योंकि उनमें अब कोरोना नहीं आएगा। ये डॉक्टर संजय राय का कहना है, जो कम्युनिटी मेडिसिन के हेड हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो बहुत सारे कोरोना वायरस के प्रोजेक्ट हैं, फ्लू वायरस का जिन्होंने सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल का प्रोजेक्ट हैंडल किया है और वो उनके साथ काम करें, इतना बड़ा डॉक्टर एक्सपर्ट कह रहा है। भारतीय एक्सपर्ट है, एम्स का एक्सपर्ट है। WHO पे बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते। पिछले वीडियो के बाद कमेंट आया, मैं यही कहूँगा कि WHO पे भरोसा ना करने का कोई ठोस कारण नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं है। उसकी वजह ये है कि WHO में ऐसा नहीं है कि कुछ 4 लोग बैठे हुए हैं और वो वही कर रहे हैं जो उनको करना है। WHO एक डायनेमिक इंस्टीट्यूशन है जो बदलता रहता है, जिसकी लीडरशिप बदलती रहती है। वो किसी एक देश या देश के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, उसमें पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अभी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी बड़ी मजबूत स्थिति है। WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, वो भी भारत की हैं। तो इसलिए जो है वो ये मान के चलना कि जो है बहुत ज़्यादा WHO कुछ भी बोल देता है, कोई व्यक्ति है, वो हमारी आपकी तरह सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देने की स्थिति नहीं है उसकी। वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस और वो ठोस उसके साथ करने पड़ते हैं। खैर, लेकिन ये डॉक्टर संजय राय हमारे एम्स के डॉक्टर हैं, भारत के डॉक्टर हैं, और इनका अनुमान भी वही है जो मेरा था। जाहिर बात है, मैं तो एक रॉ आदमी हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। आप लोग के वीडियो बनाने के चक्कर में इससे कभी कभी कुछ पकड़ में आ जाता है। लेकिन इन लोगों ने जो है वो, जब ये जिम्मेदार लोग ये बात कह रहे हैं, भारत की यूनिवर्सिटी कह रही है, वॉशिंगटन की कह रही है, तो अब सरकार को इसके हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर वैक्सीन कम है और वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है तो वहाँ लगाई जाए जहाँ वैक्सीन की वाकई ज़रूरत है।
इस वीडियो में डॉक्टर संजय राय का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन विरोधी हों या लोगों से कहते हो वैक्सीन जो है वो उसके बगैर भी काम चलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तीसरे चरण में वैक्सीनेशन की क्या तैयारी हो, कितनी वैक्सीन तैयार करनी चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, ये सब बात करने वाले डॉक्टर हैं। और वो डॉक्टर जब ये कहते हैं कि आपको अब हर्ड इम्यूनिटी के बाद में उन जगहों से वैक्सीनेशन बंद कर देना चाहिए जहां 70% लोग बीमार हो चुके हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और ये सोचने वाली बात इसलिए भी है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये हो सकता है कि सरकार अब ये सोच रही है कि वैक्सीनेशन अगर हम तेज़ी से नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेक्टिव करें, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कहाँ 4 हफ्ते के बाद दूसरा टीका लगाने की बात होती थी, वहाँ 12 हफ्ते और 16 हफ्ते की बात होने लग गई। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो टीके की अवेलेबिलिटी है, उसकी उपलब्धता है, पूना वाला वो कम हो गई है, तो उसमें भारत में कैसे करें मैनेज बगैर टीके के, कम टीके के, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपको टीका ना लगवाना पड़े, बल्कि लॉकडाउन भी खोल देने की बात हो रही है कि उन इलाकों में लॉकडाउन हटा देना चाहिए। डॉक्टर संजय राय, जिनका अपना जो पहले टीके से ही जुड़े हुए आदमी हैं, वो टीका विरोधियों वालों में से नहीं है। और वो अगर ये कह रहे हैं कि ये जो टीकाकरण है इसमें ज़्यादा ताकत के साथ में जो है वो उन जगह लगना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा बीमारी नहीं आई है, और जहाँ पे 70% से ज़्यादा आ रही है वहाँ लॉकडाउन खोल दो, एकदम से लोगों को खुला छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर संजय राय कह रहे हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, क्योंकि सेकेंड फेज़ की बीमारी आने की स्थिति अब नहीं दिख रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों को हो चुका है। और ये रिकॉर्ड है कि अभी तक जिनको पहली बार हुआ था उनको दूसरी बार गंभीर रूप से नहीं हुआ, ये अभी तक की जानकारी है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसमें आपको अगर कोई खुशखबरी दिखी हो तो तारीफ़ भी करें। नमस्कार, जय हिंद।